हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो सेमेस्टर एग्जाम है उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 9th स्टैंडर्ड के लिए मैं बता दूं यार, आप लोग के लिए पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर हमने बना के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस रखा हुआ है। आप जाके बस जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस YouTube पे सर्च करना, वो चैप्टर का नाम, जो टॉपिक का नाम और हमारा चैनल का नाम या फिर मेरा नाम राहुल सर आप टाइप कर दोगे तो वो वीडियो आ जाएगा। फिर आप उसको खोल के देख लो, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब आप वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद उसको सेल्फ प्रैक्टिस करो। ये जो स्टूडेंट्स है वो गलती करते हैं, चाहे वीडियो देखते हैं चाहे कहीं से भी सीखते हैं, वो सीखने के बाद वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो साइंस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा अपना आधा घंटा 1 घंटा दे दोगे ना तो आपका वो टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। तो जरूर से प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे मार्क्स चाहिए, सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, धमाका करना है कि नहीं दोस्तों। और साथ ही में हमारा चैनल 1 मिलियन के करीब है, तो जरूर सपोर्ट करते रहना। 1 मिलियन काफी जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा हम पे एक तो तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार आपने बरसाया है, तो आगे भी ऐसे ही बरसाते रहो। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, अगर अभी तक फॉलो नहीं करते हो जरूर से फॉलो कर लेना। दोस्तों, आज मैं क्या लेके आया हूँ, आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हो सेमेस्टर एग्जाम नजदीक है, काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 3rd चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो वैसे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा के रखा है और इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने कराया हुआ है। लेकिन जो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हमारा जो बैच चल रहा है ना, उसका हमने यहाँ पे जो आपके एक्सरसाइज में जो 3 न्यूमेरिकल है वो कराने वाले। तो आज पहला लेक्चर है, वैसे क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीजें भी मैं लेके आऊंगा, तो टेंशन मत लेना। इसके पहले के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लॉ ऑफ मोशन के मैंने एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन करा दिए, वर्क एंड एनर्जी के करा दिए। आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो, जब भी न्यूमेरिकल्स आपके दिमाग में रहे, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स दिया हो, कोई प्रॉब्लम दिया हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन दिया उसको एकदम ध्यान से पढ़ो और उसमें जो भी दिया है उसका गिवन लिख दो, उसका आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, है कि नहीं। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आधा मार्क्स तो गिवन लिखने का ही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे, ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ओम, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है किसका, 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, ठीक है। अब नाइक्रोम वायर है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ द वायर टू 70 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं 2 चीज है। एक तो आपका एक वायर है नाइक्रोम का जो 100 क्या है, सॉरी माफ करना, 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। मतलब आपका जो नाइक्रोम वायर है वो क्या है, एक तरीके से कहां लिखूं, सबसे पहले इसको मैं रफ कर रहा हूं और यहां पे मैं लिखता हूं नाइक्रोम वायर जो है वो क्या है, 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब 1 मीटर का मतलब कितना होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि अगर यही वायर को समझ लो, पहले आपका क्या था, 100 सेंटीमीटर का वायर था, अब यही वायर को आप छोटा कर दो। पहले आपका 100 सेंटीमीटर था, ठीक है, मतलब 1 मीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है। तो पहले 100 सेंटीमीटर था, अब आपने रिड्यूस करके कितना कर दिया, ओनली 70 कर दिया। तो पहले जब 100 सेंटीमीटर था तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो था दोस्तों 6 ओम। मतलब R1 जो था आपका, R1 जो था वो समझ लो 6 ओम था, ठीक है। लेकिन जब आपने रिड्यूस कर दिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस बन गया वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब इन शॉर्ट R2 का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, करेक्ट है। R2 का जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है, करेक्ट है, करेक्ट है। समझ में आ गया बेसिक चीज। क्वेश्चन क्या है देखो, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो समझ में आ गया। अब एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा R1 है, मतलब रेजिस्टेंस नंबर 1 है, हम एक चीज जानते हैं कि जितना बड़ा वायर होता है उतना उसका रेजिस्टेंस भी होता है। मतलब इन शॉर्ट, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और वी कैन से द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना लंबा वायर उतना उसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब वायर भी लंबा है। कोई छोटा वायर है, समझ लो इतना सा वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। करंट यहां से आया, हमने पढ़ा है ना ये सब चीज कॉन्सेप्ट चैप्टर्स के दौरान जब मैंने पढ़ाया था। तो करंट इसके अंदर से आ रहा है और फटाफट यहां से चला गया, पास होके चला गया। लेकिन वही कोई बहुत बड़ा वायर है तो करंट यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, आ रहा है, तो इसके अंदर तक ज्यादा समय तक रहेगा। जब ज्यादा समय तक करंट रहेगा तो समझ जाना क्या है, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो इन शॉर्ट हमें पता है कि जब वायर लंबा होता है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, जब वायर छोटा होता है तो रेजिस्टेंस भी छोटा होता है। मतलब इन शॉर्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा R1 रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो पहले का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। और जो मेरा दूसरा रेजिस्टेंस होगा, जो मुझे पता नहीं है, जो कैलकुलेट करना है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ से। तो उसका लेंथ कितना है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
करेक्ट है कि नहीं? मतलब जब बड़ा वायर था R1 तो उसका लेंथ 100 था तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। जब दूसरा लेंथ छोटा कर दिया, जो वायर को छोटा कर दिया, तो 70 सेंटीमीटर हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों को डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड सेकेंड बाय 1, मतलब इक्वेशन 2 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये R2 है तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 हो गया, इज इक्वल टू 70 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, 70 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 70 अपॉन 100, ठीक है। अब यहां पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक चीज का वैल्यू पता है। आपको किसका वैल्यू पता है दोस्तों? देखो यहाँ पे R1 का वैल्यू जो है ना वो 6 ओम, वो आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार मैं वापस देख लेता हूं कि R1 का वैल्यू 6, हाँ करेक्ट है, R1 का जो वैल्यू है ना वो उन्होंने 6 ओम दे के रखा है, करेक्ट है, ठीक है। मैं एक क्रॉस चेक कर रहा था क्योंकि मुझे इसमें डाउट आया कि मैंने 6 लिखा है कि 9 लिखा है गलती से, तो 6 से बराबर है, तो मतलब R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 70 अपॉन 100 है मेरा। तो R2 मुझे निकालना है, क्योंकि देखो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब इन शॉर्ट मुझे R2 निकालना है, तो R2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन R1 मुझे पता है, R1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 6 ओम है, लिख दिया, इज इक्वल टू ये 70 अपॉन 100 है, ठीक है, 70 अपॉन 100 है। अब देखो ये कैंसल आउट होता है क्या, ये जीरो कैंसल, ठीक है, ये 6 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे R2 अकेला बचेगा, तो यहाँ पे पहले से 7 है, ये 6 ऊपर आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 डिवाइड बाय 10 हो गया, तो यानी कि आपका वैल्यू आ गया यहाँ से R2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 4.2। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। आ गया आंसर। मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक वायर 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर नहीं माफ कीजिएगा, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसका रेजिस्टेंस था 6 ओम, लेकिन जब मैंने इसको 70 सेंटीमीटर कर दिया, छोटा कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, जो कि हो गया 4.2 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपके, करेक्ट है। 2 मार्क्स के लिए आता है न्यूमेरिकल, बेहतरीन तरीके से गिवन लिखो, आधा मार्क्स वही बन जाएगा, फॉर्मूलेज डाल सकते हो अगर आपको पता है तो, बाकी कन्वर्ट करो, इक्वेशन बनाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल का यही एक खास बात है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन इज दैट, ये बोल रहा है कि व्हेन 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, याद आ रहा है हमने टॉपिक पढ़ा हुआ इस चैप्टर के अंदर, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, बहुत मजेदार टॉपिक था, पढ़ाया पूरा मैंने अच्छी तरीके से, लेक्चर में आप देख सकते हो जाके, हमारे वीडियोस प्रेजेंट है। तो जब 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 80 ओम दिया हुआ है। मतलब पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन मैं लिख सकता हूं यहां पे, कैसा लिखूं मैं, फर्स्ट कंडीशन, मतलब जब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस है 80 ओम। इसका मतलब जब 2 रेजिस्टर्स होंगे, एक होगा R1 दूसरा होगा R2, और जब सीरीज में होते हैं मतलब दोनों प्लस हो जाते हैं, तो R1 प्लस R2 मिला के कितने होंगे, 80 होंगे। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन जो हम लोग को दिया हुआ है, समझ में आया, बहुत सिंपल है ना। क्या बोला था कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब दोनों प्लस होंगे, R1 R2 जो होंगे, क्योंकि 2 ही रेजिस्टर है ना, 3 होते तो R1 R2 R3 तीनों होते, लेकिन 2 ही रेजिस्टर्स है, R1 R2 2 ही होंगे, तो R1 प्लस R2 इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 80 ओम आ रहा है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में ही समझो, हाँ इसको मैं एक और चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम नहीं ले रहा हूं, इसको मैं एक और चीज में कन्वर्ट कर लेता हूं, या तो मैं R1 या तो मैं R2 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं ना, R1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 80 पहले से इधर था, ये R2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस R2, तो R1 इज इक्वल टू 80 माइनस R2। ये मैंने एक इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, करेक्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं लगाता हूं यहां पे मेरा सेकंड कंडीशन, क्या बोलता है मेरा सेकंड कंडीशन, समझो आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है, when they are connected in parallel their effective resistance is 20 ohm। मतलब बोलिए कि अब जब वही जो 2 रेजिस्टर्स थे जो पहले सीरीज में कनेक्टेड थे, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था कितना, 80। लेकिन अगर उन दोनों को वापस से मैं पैरेलल में कन्वर्ट कर दूं और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूं तो उसका आएगा 20। तो पैरेलल में अगर है, ठीक है ना, ये क्या था, सीरीज में था, ठीक है, ये सीरीज में था, अब ये क्या है, पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो इसका मतलब मेरा 1 अपॉन R1, फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, 1 अपॉन R1, और दूसरा 1 अपॉन R2, तीसरा भी होता तो 1 अपॉन R3 भी प्लस होता, लेकिन 2 ही है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना बोला है, 20 दिया हुआ, यानी 1 अपॉन 20। समझा, यही हमारा कंडीशन है, करेक्ट है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये नीचे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 इधर जाएगा, R1 इधर जाएगा, मतलब इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, ये R2 प्लस R1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये R2 इधर गया, R1 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में R2 प्लस R1, नीचे हो जाएगा R1 डॉट R2, मतलब मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, वैसे का वैसे ही। समझा, यहां तक समझा होगा, बहुत सिंपल है, कुछ परेशानी आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पे मुझे एक चीज पता है, ये R2 प्लस R1 अगर मैं बात करूं, इसमें मुझे R1 का वैल्यू 80 माइनस R2 में कर सकता हूं ना, ये R1 जो है ना, इसके जगह पे 80 माइनस R2 लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या है हमारा, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं, देखो R2 है इधर पे प्लस R1 है,
R2 प्लस R1, तो ये R1 की जगह पे मैं AT माइनस R2 लिख सकता हूं क्या? तो AT माइनस R2 मैंने लिख दिया R1 की जगह पे। नीचे है R1 मल्टीप्लाई बाय R2, सेम R1 मल्टीप्लाई बाय, बट यहां पे भी अगेन, यहां पे आप देखोगे तो R1 का वैल्यू मुझे पता है, R1 का वैल्यू कितना है? AT माइनस R2, तो AT माइनस R2, इसके जगह पे मैंने वही वैल्यू डाल दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R2, मल्टीप्लाई बाय R2, दैट विल बी इक्वल टू 1/20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये माइनस R2 प्लस R2 कैंसल, ऊपर क्या बच रहा है? सिर्फ AT, ठीक है। नीचे देखो R2 मल्टीप्लाई बाय AT इज AT R2 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 80, 8 टू 16 और डबल 0 मतलब 1600, ठीक है, इज इक्वल टू ये 80 R2 माइनस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो वही हो जाएगा 80 R2 माइनस R2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ये जो है ना प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेट करें। ये जो प्रोसेस होता है, या तो हम लोग इसको हमारा जो पहले हम लोग करते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कि ये आपको दिख रहा होगा मैथ्स में, अपने 9th स्टैंडर्ड में ही एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फैक्टराइजेशन, आपको याद आ रहा होगा। तो इसको अगर मैं सीधा कर दूं, देखो माइनस R2 इसको मैं इधर लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 80 R2 को भी इधर लाऊंगा तो माइनस 80 R2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1600 तो पहले से इधर है, मतलब प्लस 1600 हो जाएगा, और वहां पे क्या बचेगा? इक्वल टू 0, करेक्ट है, इतना ही बचेगा। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस समथिंग वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आपको किस तरह दिख रहा है? एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था मैथ्स में, अलजेब्रा में, आपको याद होगा, सेम वैसे ही है। तो आपको क्या करना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ये हो जाएगा 1600 दो टर्म में ऐसा स्प्लिट होगा कि जिसको प्लस करके क्या आना चाहिए? माइनस 80 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 1600 आना चाहिए। तो 1600 कब आता है? जब 80 जो होता है, अब मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 80 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 20 करूंगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा तो कितना आता है दोस्तों? 80 मल्टीप्लाई बाय 20 इज नथिंग बट 1600 आता है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस माइनस 80 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, करेक्ट है। तो हम लोग को कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी, क्या आ सकता है, ठीक है ना, क्या आ सकता है। अब आप देखोगे कि 1600 मतलब मल्टीप्लाई करके, देखो फैक्टराइजेशन मेथड करना है और कुछ नहीं, मतलब हमें दो नंबर ऐसा सिलेक्ट करना है। आपको याद आ रहा है कि नहीं? हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन, ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 1600 आ जाए और प्लस करके 80 आ जाए। तो देखो ऐसा कुछ नंबर है क्या? ऐसा कुछ नंबर है क्या? यस, देखो अगर मैं देखूं -40 -40 मतलब 40 40 जा 1600 हो जाएगा, और -40 -40 मिलके -80 बना लेंगे। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक तो R2 स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये -82 R2 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? -40 R2 -40 R2, दो बार है ना, -40 -40, तो R2 है इसके लिए R2 लिखा, प्लस 1600 इज इक्वल टू 0, बाकी चीज मिटा दो, ठीक है। ये आपका तरफ हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं फिलहाल। देखो यहां पे बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, है कि नहीं? ठीक है, ये दिख रहा है। क्वेश्चन को मैंने ऊपर कर दिया, बाकी सॉल्यूशन तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो सॉल्व कराता हूं फिर से। ये हो जाएगा -40 -40 R2, ये समझा ना आपको यार? फैक्टराइजेशन मेथड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं करना है। ये आपने, ये इक्वेशन है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, याद है? क्या करना होता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐसा नंबर चूज करना है जो 1600 को मल्टीप्लाई करके आए और बीच वाले टर्म को प्लस करके आए, करेक्ट है? हमने किया था ना वो सब चीज मैथ्स में, फैक्टराइजेशन चैप्टर, ठीक है। अब देखो यहां पे इनमें से कॉमन क्या है? R2 मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? R2 -40, यहां पे भी अगेन -40 कॉमन हो जाएगा, यहां पे बचेगा R2 -40। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास क्या बच रहा है? R2 -40 और ये R2 -40 और ये इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू 0। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? देखो ये R2 -40 इज इक्वल टू 0, R2 -40 इज इक्वल टू 0, मतलब R2 -40 इज इक्वल टू 0 और R2 -40 इज इक्वल टू 0। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास R2 का जो वैल्यू आ रहा है या तो 40 आ रहा है या तो अगेन 40 आ रहा है, तो R2 का वैल्यू हमने निकाल लिया 40। मतलब इन शॉर्ट R2 यानी जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 40 ओहम। हमारे पास जो वैल्यू हमें जो पूछा था ना
व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंस, तो R2 का वैल्यू हमारे पास 40 ओम आ गया, लेकिन एक्चुअल में एक और निकालना है, कौन सा, R1 का वैल्यू। तो R1 क्या है, 80 माइनस R2, 80 माइनस R2 है ना, तो R1 का वैल्यू है 80 माइनस R2, R2 का वैल्यू कितना है 40, यानी कि R1 का वैल्यू भी आ गया 40 ओम। मतलब यहां पे हमारे पास दोनों जो रेजिस्टर्स का वैल्यू पूछा था ना, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंस पूछा है कि नहीं, तो दोनों वैल्यू आ गया हमारे पास, एक आ गया 40 ओम और दूसरा भी कितना आ गया दोस्तों 40 ओम। बोथ द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस हियर इन दिस क्वेश्चन इज 40 ओम। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो देखो ये थोड़ा सा टफ था, लेकिन उम्मीद करता हूं अगर ये एग्जाम में आया तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, या फिर इसके जैसे ही आएगा, क्योंकि देखो चेंजेस ज्यादा नहीं होता है, बस वैल्यू चेंज होती है, थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, बाकी सब चीजें सेम होती है। तो आपको बस अच्छी तरीके से फोकस करना है, इसको एक बार प्रैक्टिस करके लेना कि मैंने कैसे सॉल्व कराया है, इसको अच्छे से देख लो और आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल है, आखिरी एग्जाम्पल इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का। जो तीसरा क्वेश्चन है, देखो समझो इसको क्या बोल रहा है, इफ ए चार्ज ऑफ 420 कूलम, यह क्या है आपके लिए, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू से डिनोट किया जाता है चार्ज को। तो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 420 कूलम दिया हुआ है, सी का मतलब कूलम होता है, करेक्ट है। इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इन 5 मिनट्स, कितने मिनट में फ्लो कर रहा है, 5 मिनट में फ्लो कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, टाइम दिया हुआ है, टाइम यानी कि टी दिया हुआ है, कितना, 5 मिनट, करेक्ट है, 5 मिनट दिया हुआ है। फिर और क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है, करेक्ट है कि नहीं। हमें क्या निकालना है दोस्तों, करंट का जो वैल्यू है वो निकालना है। आई विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। लेकिन यहां पे एक और चीज आपको सोचना है, हमें फॉर्मूला पता है किसका, करंट का जो फॉर्मूला है वो मुझे पता है, आई is equal to Q upon T. This is the formula for calculating the current. I is equal to Q upon T, यानी कि current is equal to charge per unit time. ये हम लोग को पता है ना। करंट क्या होता है, करंट फ्लो का मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने समय में फ्लो हो रहा है, वही होता है करंट। ये सब चीज हम लोग ने पढ़ा चुके हैं टॉपिक में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, Q का वैल्यू मेरे पास पता है 420 कूलम है, टाइम मुझे पता है 5 मिनट है। लेकिन एक बच्चे गलती क्या करते हैं यहां पे कि ये जो टाइम मिनट में दिया हुआ है इसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, तो 5 6 होता है 30 और ये 0, मतलब 300 सेकंड का टाइम है हमारे पास। तो यहां पे आपको 5 नहीं लिखना है, यहां पे क्या लिखना है दोस्तों, आपको 300 लिखना है, करेक्ट है। अब इसको डिवाइड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ये 0 कैंसल, ठीक है। 3 के टेबल में जाएगा क्या, देखो 3 के टेबल में 3 10 30 होता है और 3 1 3 12 3 4 12, मतलब 14/10, यानी कि आपका आंसर आ गया 1.4। यानी कि इन शॉर्ट जो हमें करंट का वैल्यू पूछा था, आई का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो आई इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ए। तो आपका ये आ गया फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, कितना सिंपल था, ये वाला सबसे सिंपल था। हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछा जाए, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अगर 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आपकी तो चांदी चांदी। कितना सिंपल है, 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड चलो 10 सेकंड, एक मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है कि नहीं। तो यही था दोस्तों हमारा लेक्चर, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करवा दिया है। और उम्मीद करता हूं कि अगर इनमें से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा पाओगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी हर एक चीज हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, बस आपको ढूंढना है, सर्च करना है। 2500 से ज्यादा वीडियो हम बना चुके हैं दोस्तों, बहुत मेहनत किया है पिछले 2 साल से। तो आप लोग के लिए सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बस जाइए, पढ़ते रहिए और अच्छे से मार्क्स निकालते रहिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर से बताना, और आपको क्या चाहिए, साथ ही में आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं जरूर से बताते रहना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से करना, आपके लाइक से मोटिवेशन काफी मिलता है। एंड प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है बच्चे लोगों को न्यूमेरिकल्स में तकलीफ है, तो प्लीज शेयर टू द ऑल 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फॉर दिस न्यूमेरिकल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी बोलना आगे शेयर करने के लिए। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, 1 मिलियन करवाना है फटाफट से। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।